आज हम यहाँ पर यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता और मापन में त्रुटि को पढ़ रहे हैं। तो यथार्थता किसे कहते हैं या परिशुद्धता मापन में त्रुटि, इसका अध्ययन हम कक्षा 11 में जो हमारा पाठ है मात्रक मापन और त्रुटि विश्लेषण उसके अंतर्गत कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले त्रुटि, भौतिकी में त्रुटि किसे कहते हैं। तो जब हम किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान अगर हमें पता हो और हम उसके मान को प्रयोग द्वारा ज्ञात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि प्रयोग द्वारा जो प्राप्त मान है वो वास्तविक मान से कुछ अलग आता है। तो प्रयोग द्वारा प्राप्त मान और वास्तविक मान का जो अंतर है उसे हम त्रुटि कहते हैं। प्रयोग द्वारा प्राप्त जो मान होता है उसे मापित मान या प्रेक्षित मान कहा जाता है, और जो वास्तविक मान हमको पहले से दिया होगा और वास्तविक मान अगर हमें पता नहीं तो उसकी भी अलग से विधियां हैं निकालने की। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और उसके मापे गए मान का जो अंतर होता है उसे हम त्रुटि कहते हैं। प्रत्येक मापन यंत्र के सभी परिणामों में कुछ न कुछ त्रुटि या अनिश्चितता रहती है। इसका मतलब यह है कि यंत्र, कोई भी यंत्र हो, जैसे एक मीटर स्केल है, अगर हम मीटर स्केल के द्वारा कोई लंबाई नाप रहे हैं तो मीटर स्केल 1 मिलीमीटर से कम वाली दूरी को नहीं नाप सकती। उसकी लिमिट जो है 1 मिलीमीटर तक ही शुद्ध नापने की है। तो यानी 1 मिलीमीटर से छोटी दूरियों को नापने में मीटर स्केल अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे त्रुटि अवश्य होगी। इसी प्रकार जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स 0.1 मिलीमीटर से कम दूरी को नहीं नाप सकता है या 0.01 सेंटीमीटर से कम दूरी को नहीं नाप सकता। तो वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा अगर हम ऐसी दूरी को नापेंगे जो 0.1 मिलीमीटर से कम हो तो उनको वर्नियर कैलिपर्स शुद्ध नहीं नाप पाएगा। तो वर्नियर कैलिपर से 0.1 मिलीमीटर से कम दूरी को नापने में त्रुटि अवश्य आएगी। या जिन घड़ियों से हम समय देखते हैं वह घड़ियां जो हैं 1 सेकंड से कम के समय को शुद्ध नहीं नाप सकती हैं। तो सामान्य जो हमारे घरों में घड़ी रहती है, अगर हम उससे 1 सेकंड से कम के समय को नापने की कोशिश करेंगे तो वह शुद्ध नहीं नाप पाएगी, वहाँ पर त्रुटि अवश्य हो जाएगी। ऐसे ही तमाम जो कोई भी यंत्र है जो जिससे हम कोई मापते हैं उसमें त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अब जो है यथार्थता, तो यथार्थता किसे कहते हैं कि किसी माप की यथार्थता वह मान है जो कि यह बताती है कि भौतिक राशि का मापित या प्रेक्षित मान उसके वास्तविक मान के कितने निकट है। मतलब कि यथार्थता वो मान होगा जो जिसके द्वारा हमको ये पता चलेगा कि किसी राशि का जो वास्तविक मान है और जो उस मान के कितना करीब है उस प्रयोग द्वारा नापा गया मान। यानी अगर हम किसी जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल में जैसे ये वास्तविक मान है, किसी छड़ की लंबाई नापी 7.348 सेंटीमीटर है माना किसी छड़ की वास्तविक लंबाई, और हमने जो है इसकी लंबाई नापी, किसी व्यक्ति ए ने इसकी लंबाई नापी 7.3 सेंटीमीटर, जबकि बी व्यक्ति ने इसकी लंबाई नापी 7.28 सेंटीमीटर। दो अलग अलग व्यक्तियों ने उसी छड़ की लंबाई नापी और अलग अलग पाई गई। तो इसमें जो 7.3 वाला मान है वो वास्तविक मान के ज़्यादा करीब है, और जो बी वाला जो मान है वो वास्तविक मान से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर अगर हम यथार्थता की बात करेंगे तो हम कहेंगे जो ए व्यक्ति द्वारा मापा गया मान है या प्रेक्षित मान है, ये मान इस वास्तविक मान के ज़्यादा यथार्थ है। यानी जो प्रेक्षित मान वास्तविक मान के ज़्यादा निकट होगा वही प्रेक्षित मान क्या माना जाएगा, यथार्थ मान माना जाएगा। तो यथार्थता वह मान है जो कि यह बतलाती है कि भौतिक राशि का मापित मान या प्रेक्षित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। जबकि परिशुद्धता हमको ये बतलाती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। इसका मतलब है कि अगर हम दूरी को नाप रहे हैं तो परिशुद्धता की बात अगर दूरी नापने में आएगी तो हम ये देखेंगे कि वो दूरी 0.1 मिलीमीटर तक नापी गई है या 0.01 मिलीमीटर तक नापी गई है, 0.001 मिलीमीटर तक नापी गई है, उससे भी अधिक सीमा तक नापी गई है। यानी जो यंत्र किसी माप को ज़्यादा सीमा तक नापेगा वो यंत्र ज़्यादा परिशुद्ध मान बतलाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल का जिक्र किया था कि जैसे एक छड़ की लंबाई ली थी हमने, छड़ की लंबाई है 7.348 सेंटीमीटर। दो व्यक्ति ए और बी हैं। ए व्यक्ति ने मीटर स्केल जो हमारी होती है घरों में, जो स्केल होती है या ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होती है, उसके द्वारा इस छड़ की लंबाई नापी तो ये पाएगी 7.3 सेंटीमीटर।
दूसरे व्यक्ति बी ने इसी छड़ की लंबाई को नापा वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.1 मिलीमीटर तक शुद्ध नाप सकता है, यानी वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर तक शुद्ध नाप सकता है। तो वर्नियर कैलिपर से इस बी व्यक्ति ने इस छड़ की लंबाई नापी, तो उसने इस छड़ की लंबाई प्राप्त की 7.28 सेंटीमीटर। तो ए व्यक्ति के लिए प्रेक्षित मान 7.3, बी व्यक्ति के लिए प्रेक्षित मान क्या हो गया 7.28 सेंटीमीटर। तो इन दोनों मानों में 7.3 मान जो है वास्तविक मान के ज़्यादा करीब है, तो यथार्थ कौन होगा, वो होगा 7.3 मान सेंटीमीटर वाला। जबकि परिशुद्धता की जहाँ बात आएगी तो परिशुद्धता का मतलब होता है कि कौन सा मान किस सीमा, कितनी अधिक सीमा तक मापा गया। यानी जैसे बी वाला है तो बी वाला मान दशमलव के 2 अंकों तक नापा गया है, तो बी वाला मान क्या माना जाएगा, ज़्यादा शुद्ध माना जाएगा, भले ही ये मान वास्तविक मान से थोड़ा दूर है। तो वो हो सकता है कि जो परिशुद्ध मान हो वो वास्तविक मान से दूर हो, परंतु वो दशमलव के जितने अधिक खानों तक नापा गया होगा या जितनी विभेदन सीमा तक नापा गया होगा वो मान उतना ही ज़्यादा परिशुद्ध होगा। इसी प्रकार से पेंच मापी के द्वारा अगर हम किसी दूरी को नापें तो पेंच मापी जो है 0.001 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर यानी दशमलव के तीसरे खाने तक शुद्ध नाप सकता है सेंटीमीटर में। वर्नियर कैलिपर दशमलव के दूसरे खाने तक सेंटीमीटर में शुद्ध नाप सकता है, जबकि मीटर स्केल दशमलव के एक खाने तक ही सेंटीमीटर में शुद्ध नाप सकती है। तो इस प्रकार से तीनों में अगर हम तुलना करें तो पेंच मापी द्वारा मापी गई जो माप होगी वो ज़्यादा परिशुद्ध माप होगी। ठीक है। अब मापन में जो त्रुटियां प्राप्त होती हैं वो 3 भागों में वर्गीकृत की गई हैं। अगर हम उनका वर्गीकरण करें त्रुटियों का, तो त्रुटियों का वर्गीकरण करने पर निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। तो पहले प्रकार की जो त्रुटि है वो है क्रमबद्ध त्रुटियां, दूसरे सिस्टमेटिक एरर्स। दूसरी प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो हैं यादृच्छिक त्रुटियां। तीसरे प्रकार की त्रुटियां जो हैं स्थूल त्रुटियां, ग्रॉस एरर्स। तो क्रमबद्ध त्रुटियां किसे कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां का मतलब है ऐसी त्रुटियां जो क्रमबद्ध त्रुटियां किसे कहेंगे हम? तो ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त होती हैं और ये त्रुटियां जो हैं किसी निश्चित नियम या नियामक के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है। ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त होती हैं, ये मानिए त्रुटियां आती रहती हैं प्रयोग के दौरान, क्रमबद्ध त्रुटियां। और ये किसी जो त्रुटियां आती हैं वो किसी विशेष नियम के अंतर्गत आती होंगी। यानी अगर हम कोई प्रयोग कर रहे हैं उसमें कोई नियम फॉलो हो रहा है, अगर हम उस नियम का पालन करते हुए प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उस प्रयोग में त्रुटि आने की जो संभावनाएं होंगी या जो त्रुटि पाई जाएगी वो क्रमबद्ध त्रुटियां आएंगी। या हो सकता है कि उसमें यंत्र में ही कुछ खामियां हों, तब भी जो त्रुटि आएगी वो क्रमबद्ध त्रुटि आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वर्नियर कैलिपर्स है, तो वर्नियर कैलिपर्स में या पेंच मापी में जो शून्यांक त्रुटि होती है तो वो जो है क्रमबद्ध त्रुटि है। ठीक है, ये आती रहती है। वर्नियर कैलिपर्स या पेंच मापी में शून्यांक त्रुटि सामान्यतया पाई जाती है, तो ये ऐसी त्रुटियां आती रहती हैं। तो ये त्रुटियां क्रमबद्ध त्रुटियों की, शून्यांक त्रुटि वाला जो फॉल्ट है। अब क्रमबद्ध जो त्रुटियां होती हैं इनका कारण हमको ज्ञात रहता है। हम पेंच मापी या वर्नियर कैलिपर्स देख के बता सकते हैं कि भाई इसमें शून्यांक त्रुटि होगी या नहीं होगी, यानी हमें पहले पता चल जाता है कि इसमें शून्यांक त्रुटि जरूर पाई जाएगी। तो क्रमबद्ध जो त्रुटियां हैं उनका कारण हमको पता चल जाता है, हमको ये मालूम हो जाता है कि ये त्रुटि अवश्य पाई जाएगी, क्रमबद्ध त्रुटि। और इन त्रुटियों के जो स्रोत हैं, ये सोर्स हैं, वो ये कौन कौन से हैं इसके सोर्स? तो इन त्रुटियों के सोर्स हैं यंत्रगत त्रुटियां, तकनीकी में अपूर्णता और व्यक्तिगत त्रुटियां। तो मतलब क्या है यंत्रगत त्रुटियां? मतलब ऐसी त्रुटियां जो ये है यंत्रगत त्रुटियों का मतलब है कि ये त्रुटियां जो होती हैं मापक यंत्र की अपर्याप्त अभिकल्पना के कारण हो सकती हैं, कि मापक यंत्र में ही कोई खामी हो। ठीक है। या हो सकता है उसमें त्रुटिपूर्ण अंशांकन हो, जैसे कि हमारी जो मीटर स्केल होती है, कई बार वो उसके किनारे अगर टूट रखे हैं तो वहाँ पर हम माने उसका सेंटीमीटर के मिलीमीटर के 1-2 खाने अगर मिट रखे हैं मीटर स्केल के, तो हम वहाँ पर जो है दूरी को शुद्ध नहीं नाप पाएंगे। या अगर हम जो चांदा है, चांदे के अगर कुछ खाने मिट रखे हैं तो उसमें हम कोण नहीं नाप पाएंगे ढंग से। तो इसमें
और दूसरा है तकनीकी में अपूर्णता। तो तकनीकी में अपूर्णता जो है वो कब पाई जाती है ऐसी त्रुटि कि जैसे हम शरीर का तापमान, जैसे हम किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान निकाल रहे हैं, तो व्यक्ति के शरीर का तापमान निकालने में माना कोई व्यक्ति जो थर्मामीटर का यूज़ कर रहा है वो थर्मामीटर को व्यक्ति के मुंह में न डालकर के मुंह के अंदर न डालकर उसके बगल में हाथों में लगाता है या उसके बगल में लगा देता है, तो थर्मामीटर के द्वारा जो बगल का तापमान नापा जाएगा वो उस व्यक्ति के वास्तविक तापमान को नहीं बतलाएगा, वो वास्तविक तापमान से कम तापमान को बतलाएगा। ठीक है, जबकि सही तरीका क्या है कि थर्मामीटर को व्यक्ति के मुंह के अंदर लगाए रखा जाए और तब उसका तापमान नापा जाए, जिससे कि व्यक्ति का वास्तविक तापमान काफ़ी हद तक सही प्राप्त हो। अब इसी प्रकार से तकनीकी में अपूर्णता का एक और एग्जाम्पल है कि जैसे किसी प्रयोग के दौरान जैसे हम ओम के नियम में करते हैं कि ओम के नियम में ये लिखा रहता है कि यदि कि भौतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन न करने पर जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये लिखा रहता है। तो भौतिक स्थितियों में परिवर्तन न होने पर, तो भौतिक स्थिति का मतलब है जैसे ताप या दाब या अन्य प्रयोगों में ये कोई और हो कि जैसे ओम के नियम में हम देख लें कि तापमान परिवर्तित नहीं होना चाहिए वहाँ पर प्रयोग के दौरान तार का, तो तापमान परिवर्तित होने पे क्या होता है, वो प्रतिरोध में चेंज आ जाता है। ठीक है ना। तो तापमान अगर किसी प्रकार लगातार धारा बहने के कारण तार में लगातार धारा बह रही है तो उससे क्या हो जाएगा, तार गर्म हो जाएगा, उसका तापमान चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी तापमान में चेंज हो गया तो जो तार का हम प्रतिरोध निकालेंगे वहाँ पर वो प्रतिरोध सही नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ, वो त्रुटि क्यों आई, क्योंकि वहाँ पर जो तकनीकी थी, जो कंडीशन थी, वो कंडीशन उन्होंने फॉलो नहीं की, वहाँ पर तापमान चेंज कर दिया। तो यानी अगर किसी प्रयोग के दौरान जो बाह्य परिस्थितियाँ हैं अगर उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अगर वो परिवर्तन हो गया तो तब भी प्रयोग में क्या आती है, त्रुटि आती है। तो बाह्य परिस्थितियों का मतलब है ताप, दाब या वायु का वेग हो गया, आर्द्रता हो गया, और भी कई कंडीशन हो सकती हैं। अगर इन कंडीशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए प्रयोग के दौरान और ये परिवर्तन हो गया तो तकनीकी में अपूर्णता या त्रुटि जरूर आएगी। अब जो है तीसरे प्रकार की जो क्रमबद्ध त्रुटियों का जो तीसरा सोर्स है, व्यक्तिगत त्रुटियाँ। व्यक्तिगत त्रुटियाँ ये क्यों होता है, ये जो त्रुटियाँ होती हैं ये जो है कोई तब आती हैं जैसे कोई एक व्यक्ति कोई प्रयोग कर रहा है, प्रयोग के दौरान उसने माना 5 रीडिंग ली, अब पाँचों रीडिंग उसने अलग अलग ली। तो यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षण को बार बार ले, किसी प्रयोग में कोई परीक्षण कर रहा है, परीक्षण को बार बार ले और उसका हर बार जो पाठ्यांक आ रहा है वो अलग अलग प्राप्त हो, तो इस प्रकार की जो त्रुटि होगी वो व्यक्तिगत त्रुटियों के अंतर्गत आएगी। ये प्रयोगकर्ता के गलती के कारण आ रही है। ठीक है, अब जो ये क्रमबद्ध त्रुटियां हैं, क्रमबद्ध त्रुटियों को हम जो हैं कम कर सकते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियों को कम किया जा सकता है। दूसरे नंबर की जो त्रुटि है, दूसरे नंबर की त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटि। तो ऐसी त्रुटियां जो अनियमित रूप से होती रहती हैं, जो त्रुटियां अनियमित रूप से होती रहती हैं, किसी भी टाइम हो सकते हैं प्रयोग के दौरान, ऐसी त्रुटियों को हम यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। इन त्रुटियों का स्रोत ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इन त्रुटियों को आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं हम, कि इनका स्रोत ये अचानक हो जाती हैं, इनका स्रोत पहले से ज्ञात नहीं होता है। तो वे त्रुटियां जो अनियमित रूप से होती रहती हैं और जिनका कोई स्रोत ज्ञात नहीं होता है, उन त्रुटियों को हम यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। और ये त्रुटियां प्रयोग के दौरान आकस्मिक रूप से होती रहती हैं, अनियमित रूप से भी होती रहती हैं। और ये जो त्रुटियां हैं ये संभवतः जो प्रयोग करता है यानी परीक्षक है उसकी लापरवाही या बाह्य वातावरण में आंशिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे कि माना हम किसी व्यक्ति को ये कह दें कि कोई तार दे दिया उसको और वो कह दिया उसको कि उस तार की लंबाई ज्ञात करो। तो माना उस व्यक्ति को हमने 5 बार तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या कहा, अब 5 बार उसने जो है व्यक्ति ने लापरवाही के कारण 5 बार उस तार की लंबाई अलग अलग बतलाई। तो हर 5 प्रयोगों में तार की जो उसने लंबाई निकाली या जो प्रेक्षण निकाले वो प्रेक्षण क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ऐसी जो त्रुटि होगी वो यादृच्छिक त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे में
अगर हम क्या करें, यादृच्छिक त्रुटि को दूर करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रयोगों की जो प्रेक्षण है उनकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो इसमें अगर हम माना कोई प्रयोग कर रहे हैं, अब प्रयोग में हमने क्या कर दिया, प्रेक्षणों की संख्या n गुनी कर दी, तो ऐसा होने पर जो यादृच्छिक त्रुटि की संभावना होगी वो 1/n गुना कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम बार बार कई रीडिंग ले रहे हैं, माना हमने पहले 3 ही रीडिंग लिया, 3 की जगह अगर हम माना 7-8 रीडिंग ले लेते हैं, तो 7-8 रीडिंग लेने पर उन जो रीडिंग होंगी उन रीडिंगों में जो रीडिंग या जो पाठ्यांक वास्तविक मान के ज़्यादा करीब होगा उन्हीं मानों को हम क्या लेंगे, प्रेक्षित मान के रूप में लेंगे, और जो मान ज़्यादा दूर होगा उसको हम प्रेक्षित मान के रूप में नहीं लेंगे। और तब जितने प्रेक्षित मान मिलेंगे उनका हम क्या निकाल देंगे, समांतर माध्य निकाल देंगे, और ऐसा करने पे यादृच्छिक त्रुटि काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने कोई प्रयोग कर रहे थे, हम उस प्रयोग में हमने n पाठ्यांक लिए माना, तो n पाठ्यांक कौन कौन से लिए, उनके जो मान थे, माना हम कोई दूरी नाप रहे हैं सपोज, तो हमने दूरी में n पाठ्यांक n बार प्रयोग किया, तो n बार प्रयोग करने पे n रीडिंग प्राप्त होंगी, उन्हीं n रीडिंग हम n पाठ्यांक कह रहे हैं। तो माना हमारे पास जो पाठ्यांक प्राप्त हुए, जो रीडिंग प्राप्त हुई वो हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। तो उसमें हम शुद्ध मान, इनमें से ये मान माना वास्तविक मानों एक दूसरे के करीब हैं, तो ये मान जो हैं वास्तविक मान के करीब हैं, तो इन मानों का हम क्या निकाल देंगे, समांतर माध्य निकाल देंगे। और जो समांतर माध्य आएगा वही वास्तविक मान माना जाएगा। तो इसमें इन मानों का समांतर माध्य आ गया, इन मानों का जो समांतर माध्य उसको हम A बार या A माध्य से दर्शा रहे हैं। ये बराबर हो गया A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन प्लस AN/n। तो यही जो समांतर माध्य निकलेगा इन प्रेक्षित मानों का, वही A बार या A माध्य वो क्या कहलाएगा, हमारा वास्तविक मान कहलाएगा। तीसरी जो त्रुटि है वो है स्थूल त्रुटि। तो स्थूल त्रुटि किसे कहते हैं, जो ऐसी त्रुटियां जो कि प्रेक्षक की लापरवाही के कारण या असावधानी के कारण मापन में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसी त्रुटियां प्रेक्षक की लापरवाही के कारण ही सामान्यतः उत्पन्न होती हैं, और इन त्रुटियों को हम स्थूल त्रुटियां कहते हैं, और या संपूर्ण त्रुटि भी कहते हैं इनको हम। तो ये जो त्रुटियां होती हैं इनके उत्पन्न होने का कारण क्या है, एक तो हो सकता है कि जो प्रयोग हम कर रहे हैं, प्रयोग को का जो पाठ्यांक हमको प्राप्त हो रहा है, तो पाठ्यांक को लिखते समय हम गलती कर दें। ठीक है, तो पाठ्यांक लिखते समय गलती कर देना, जैसे कि माना एक लड़का प्रैक्टिकल कर रहा है और दूसरा उसकी जो रीडिंग प्राप्त हो रही है उसको नोट कर रहा है। तो माना किसी लेंस की फोकस दूरी या किसी लेंस की जो फोकस दूरी है, माना वो प्राप्त होती है 2 मिलीमीटर या 20 सेंटीमीटर, और 20 की पे जो लिखने वाला लड़का था उसने लिख दिया 19 सेंटीमीटर, तो निश्चित ही उसमें क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। या किसी छड़ की लंबाई नापी हमने वर्नियर कैलिपर से, तो छड़ की लंबाई माना आई 8.3 सेंटीमीटर और लड़के ने लिख दिया 8.1 सेंटीमीटर, तो 8.1 सेंटीमीटर लिखने के कारण क्या आ जाएगा, वो त्रुटि आ जाएगी। दूसरा जो इन त्रुटियों के उत्पन्न होने का कारण है, ये हो सकता है कि बिना उचित संयोजन के पाठ्यांक लेना। हो सकता है कि जैसे हमने प्रैक्टिकल के दौरान किसी प्रयोग में जो संयोजन करने थे, जो उस यंत्र को जिस ढंग से उसका उपयोग करना था, हम उस ढंग से उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसके संचालन में कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, वहाँ पर भी त्रुटि आएगी, और ये त्रुटि भी स्थूल त्रुटि मानी जाएगी। जैसे कि माना हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, ओम के नियम का ही प्रयोग कर रहे हैं, या मीटर ब्रिज का प्रयोग कर रहे हैं, विभव मापी का प्रयोग कर रहे हैं, या हम ये लेंस की फोकस दूरी ऑप्टिकल बेंच में लेंस की फोकस दूरी निकाल रहे हैं, तो इनमें जो है जो सावधानियां या त्रुटियों का जो ध्यान रखना चाहिए, अगर हम उन त्रुटियों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो तब भी क्या हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं रीडिंग लेने में। या जिस ढंग से उस यंत्र को, जैसे माना हमने ओम का नियम कर रहे थे, का प्रैक्टिकल कर रहे थे ओम के नियम का, और उस दौरान जो सर्किट हमने जोड़ना था हमने बहुत सही ढंग से उस सर्किट को नहीं जोड़ा है, तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगी, कुछ ना कुछ खामियां आएंगी और रीडिंग में जो फॉल्ट आएगी। ठीक है, अब जो है जो इस प्रकार की त्रुटियां होती हैं ये केवल तब कम हो सकती हैं जबकि कोई प्रेक्षक जो है बहुत सावधानी से और एकाग्रता से रीडिंग को नोट कर रहा है, प्रयोग पूरी सावधानी से, ईमानदारी से और एकाग्रता के साथ
प्रयोग को कर रहा है और रीडिंग को नोट कर रहा है, तो ये त्रुटियां कम हो सकती हैं। फिर एक त्रुटि और है अल्पतमांक त्रुटि। तो अल्पतमांक त्रुटि क्या होता है? लीस्ट काउंट एरर। तो अल्पतमांक त्रुटि, अल्पतमांक समझिए कि अल्पतमांक किसे कहते हैं? अल्पतमांक, अल्पतम अंक की माप जो होती है। तो किसी यंत्र द्वारा मापे जाने वाले सबसे छोटे मान को हम यंत्र का अल्पतमांक लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे कि हम इससे पता चलता है कि कोई यंत्र कम से कम कितनी माप को शुद्ध नाप सकता है, वही माप क्या होगी? उस यंत्र की अल्पतमांक होगी। जैसे कि जो हमारे पास घरों में या हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें जो मीटर स्केल होती है वो 1 मिलीमीटर से कम दूरी को नहीं नाप पाती है, वो 1 ही मिलीमीटर तक की दूरी को शुद्ध नाप सकती है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर उस मीटर स्केल की क्या होगी? अल्पतमांक हो गई। इसके पे जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर से कम दूरी को शुद्ध नहीं नाप सकता है, तो 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक हो गई। इसी प्रकार से पेंच मापी है, पेंच मापी 0.001 सेंटीमीटर से कम दूरी को नहीं नाप सकता है, तो पेंच मापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर हो गई। इसी प्रकार से जिन घड़ियों से हम समय देखते हैं घरों में, वो घड़ियां 1 सेकंड से कम के समय को नहीं नाप पाती हैं, तो उन सामान्य घड़ियों की जो अल्पतमांक है वो 1 सेकंड है। ठीक है, या जो हम अमीटर का प्रयोग करते हैं किसी प्रयोग के दौरान, अगर वो अमीटर 1.1 एम्पियर से कम दूरी को नहीं नाप पा रहा है, तो उसकी अल्पतमांक 0.1 एम्पियर ही होगी। इस प्रकार से किसी यंत्र द्वारा मापित मान अल्पतमांक तक ही सही रहता है। यानी जैसे मीटर स्केल से कोई लंबाई नाप रहे हैं, तो उसकी जो लंबाई है 0.1 मिलीमीटर तक ही क्या रहेगी? 1 मिलीमीटर तक ही सही रहेगी, या 0.1 सेंटीमीटर तक ही मीटर स्केल द्वारा मापी गई लंबाई क्या होगी? सही होगी। मीटर अर्थात वो मीटर स्केल 1 मिलीमीटर से कम दूरी को नहीं माप पा रही है, तो उसके द्वारा यानी 1 मिलीमीटर तक ही क्या कर सकता है? वो सही नाप सकता है। उससे कम दूरी को वो सही नापने अगर लग जाए मीटर स्केल के द्वारा, तो त्रुटि अवश्य आएगी। ठीक है, तो लंबाई मापन के लिए प्रयुक्त मीटर स्केल की अल्पतमांक क्या होती है? हमारी 1 मिलीमीटर होती है। तो त्रुटि को कम करने के जो उपाय हैं वो क्या होंगे कि अधिक परिशुद्ध यंत्रों का उपयोग किया जाए, यानी ऐसे यंत्रों का उपयोग किया जाए जो ज़्यादा सीमा तक किसी माप को माप सकते हैं, ज़्यादा विभिन्न सीमा तक किसी माप को माप सकते हैं। तो अधिक परिशुद्ध यंत्र हैं उनका ही हमें उनके द्वारा ही प्रयोग करना चाहिए। और जो दूसरा प्रायोगिक तकनीकी में सुधार, हमें जो है प्रयोग करने से पहले पूरी जो उसकी तकनीकी है उसके बारे में समझ लेना चाहिए कि इस प्रयोग करने के दौरान क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, या जो त्रुटि आने की जो संभावनाएं हैं उनको दूर करना पड़ता है। और तकनीक प्रयोग की जो विधि है उसके बारे में पूरा नॉलेज होने पर ही हम क्या करें? प्रयोग करें। और तीसरा जो इसमें त्रुटि कम करने का उपाय हो सकता है वो है कि अल्पतमांक त्रुटियों को कम करना। अल्पतमांक त्रुटियों को कम करने का मतलब है कि अधिक जैसे मीटर स्केल से किसी दूरी को न नाप करके हम वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज पेंच मापी से उस दूरी को नापें, तो क्या हो जाएगा? दूरी ज़्यादा शुद्ध नापी जाएगी। और इसी प्रकार से जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने का एक उपाय ये हो सकता है कि हम प्रयोग के दौरान जो परीक्षण ले रहे हैं उन परीक्षणों की संख्या को बढ़ा दें। ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ले रहे हैं प्रयोग के दौरान, तो तब जो है हमारी जो माप आएगी वो माप जो आएगी वो वास्तविकता के ज़्यादा करीब होगी अगर हम परीक्षणों की संख्या बढ़ा दें। अब इसमें निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो किसी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान होता है और जो प्रयोग द्वारा मापा गया मान होता है, यानी परीक्षित मान। तो भौतिक राशि के वास्तविक मान और परीक्षित मान का जो अंतर होता है उसे हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। सामान्य शब्दों में से त्रुटि भी कहते हैं हम। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और परीक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे यहाँ पर एक प्रयोग किया था की रीडिंग लिखी थी हमने कि जैसे किसी छड़ की लंबाई 7.348 सेंटीमीटर है और व्यक्ति ए ने इस छड़ की लंबाई जो मापी मीटर स्केल से वो मापी 7.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए द्वारा मापा गया जो मान है और वास्तविक मान का जो अंतर है वो है 0.048 सेंटीमीटर। तो 0.048 सेंटीमीटर क्या हो गया? ये यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि हो गई।
इसी प्रकार से जो व्यक्ति बी ने इसी छड़ की लंबाई नापी वो आई 7.28 सेंटीमीटर। तो इस समय वास्तविक मान और बी वाले व्यक्ति के मापित मान का जो अंतर है वो अंतर क्या कहलाएगा इस समय? निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि जो है के लिए हम जैसे सूत्र देखते हैं यहाँ पर एक है कि माना हमने कोई प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल में प्राप्त जो हमें रीडिंग है पाठ्यांक है वो आई हमारे पास A1 A2 A3। जैसे हम दूरी नाप रहे हैं तो दूरी क्या है हमारे पास है n रीडिंग ली हमने, तो A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये इतनी रीडिंग हमको प्राप्त हुई। और इसमें जो है हमारे पास है हम क्या निकाल देंगे, अब हमारे पास वास्तविक मान नहीं है तो वास्तविक मान क्या हो जाएगा उस दूरी का या उस प्रैक्टिकल का वास्तविक मान हो जाएगा उस राशि का। हम इनका क्या निकाल देंगे? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकाल देंगे A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन अपॉन n। तो यहाँ से जो आएगा माने जितनी रीडिंग आई उन रीडिंगों को जोड़ दीजिए और बट्टे में उन रीडिंगों की संख्या। माने 5 रीडिंग ली तो A1 + A2 + A3 + A4 A + A5 हो जाएगा। अब बट्टे में 5। अगर 6 रीडिंग ली तो A1 से A6 तक की रीडिंग रखेंगे, बट्टे 6 कर देंगे। तो उन सब रीडिंग का हम क्या निकाल देंगे? समांतर माध्य निकाल देंगे। ये समांतर माध्य AM, ये AM ही क्या हो जाएगा? वो जो समांतर माध्य आया ये समांतर माध्य ही क्या कहलाएगा? उस राशि का वास्तविक मान कहलाएगा। ठीक है, M फॉर मीन। अब इसमें जो माध्य मान AM आया ये माध्य मान क्या कहलाएगा? वास्तविक मान कहलाएगा। अब हम त्रुटि कैसे निकालेंगे? तो जैसे हमने पहला उस प्रयोग का पहली रीडिंग क्या निकालती? A1, तो A1 हो गया प्रेक्षित मान। अब वास्तविक मान क्या आ गया? AM। तो इनका जो अंतर आएगा तो प्रथम पाठ्यांक में निरपेक्ष त्रुटि, हम निरपेक्ष त्रुटि पढ़ रहे हैं तो पहले वाले रीडिंग में निरपेक्ष त्रुटि क्या आ जाएगी? A1 - AM या AM - A1। तो प्रथम पाठ्यांक में निरपेक्ष त्रुटि उसको हम दर्शाएंगे डेल्टा A1। डेल्टा A1 का मतलब प्रथम परीक्षण या प्रथम पाठ्यांक में निरपेक्ष त्रुटि वो आ जाएगा A1 - AM। इसी प्रकार से दूसरी जो रीडिंग है A2 इसके मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तो दूसरी रीडिंग में निरपेक्ष त्रुटि वो आ जाएगा A2 - AM, क्योंकि A2 दूसरी रीडिंग आई थी तो उसमें से हम क्या घटा देंगे? वास्तविक मान यानी जो समांतर माध्य आता है वो घटा देंगे। तो इनका जो अंतर होगा वो घटाएंगे। इस प्रकार से जो ये त्रुटियाँ आएंगी इन त्रुटियों का केवल हम आंकिक मान लेंगे। इसमें हम ऋण चिन्ह को नहीं लेंगे, इनका हम केवल पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। इसीलिए यहाँ पर ऋण चिन्ह इस प्रकार से बना रखा है कि जो बड़ा मान होगा वो पहले और जो छोटा मान होगा इनमें AM A1 में जो बड़ा होगा वो पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा वो बाद में। तो डेल्टा A1 क्या हो गया? पहले वाले मान में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा A2 दूसरे मान में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा AN तीसरे मान में निरपेक्ष त्रुटि। इसी प्रकार से हम अन्य मानों में निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। इनका हम क्या लेंगे? केवल धनात्मक मान लेंगे और उसको हम दर्शाएंगे डेल्टा ए के, कि डेल्टा ए का निरपेक्ष मान। ठीक है, निरपेक्ष मान का चिन्ह हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। अब जो है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे आएगी? हम क्या करेंगे? जितने हमने प्रेक्षण हमने माना n प्रेक्षण लिए थे तो n प्रेक्षण के लिए हमारे पास क्या आएंगे? उनके लिए हम n निरपेक्ष त्रुटि भी निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 इनका निरपेक्ष मान निकाल देंगे। ठीक है, और तब हम उनका क्या करेंगे? जो निरपेक्ष मान आए हमारे, निरपेक्ष त्रुटि आई तो वो निरपेक्ष जो त्रुटि आई उनका हम क्या कर देंगे? समांतर माध्य निकाल देंगे। तो विभिन्न परीक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों के जो परिमाणों का समांतर माध्य होता है उसे हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी अगर हमने 3 प्रैक्टिकल किए तो 3 प्रैक्टिकल में हमको तीनों प्रैक्टिकल के जो निरपेक्ष त्रुटि मिलेंगे होंगे डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, तो उनका हम समांतर माध्य निकाल देंगे। तो समांतर माध्य क्या होगा? वो निरपेक्ष त्रुटियों का डेल्टा A1 + डेल्टा A2 + डेल्टा A3 अपॉन 3, तो वो कहलाएगा निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य। उसी को हम कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यानी जो निरपेक्ष त्रुटि हमने ऊपर वाले हेडिंग में निकाली उन निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य ही क्या कहलाता है? माध्य निरपेक्ष त्रुटियाँ कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हम निरपेक्ष त्रुटियाँ रख रहे हैं यहाँ पे डेल्टा A1 डेल्टा A2 का निरपेक्ष मान रखा हमने, निरपेक्ष त्रुटि मान, तो इसका यानी यहाँ पर केवल आंकिक मान आएगा। यहाँ पर इन निरपेक्ष त्रुटि का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटियों का जो समांतर माध्य होता है उसे हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अगला आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि का मतलब क्या है? कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो अभी हमने निकाली पहले डेल्टा AM, ठीक है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि को मैंने पिछले हेडिंग में डेल्टा AM से प्रकट किया था। अब वो कैसे निकलता माध्य निरपेक्ष त्रुटि? वो निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य से निकला था। तो निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य जो निकाला वो हो गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि।
तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात होता है उसे हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। इसे हम भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में। वास्तविक मान कैसे निकालेंगे हम? जो मान हमने प्रयोग के दौरान प्राप्त किए, जो प्रेक्षित मान थे, उनका हम समांतर माध्य ले लेंगे, तो वही क्या कहलाएगा? वास्तविक मान कहलाएगा। आपेक्षिक मान या भिन्नात्मक त्रुटि क्या है? वह है माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मानों का अनुपात ही आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है, या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है, या सापेक्ष त्रुटि कहलाता है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर सवाल पूछा जाता है। फिर अगला है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं? जो हम ये आपेक्षिक त्रुटि प्राप्त कर रहे हैं या भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त कर रहे हैं, इसको यदि हम 100 से गुणा कर दें, इस मान को हम 100 से गुणा कर दें, तो प्राप्त त्रुटि क्या कहलाती है? प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। 100 से गुणा करने का मतलब है ये भिन्न है, इसको 100 से गुणा कर रहे हैं, तो भिन्न को 100 से गुणा करने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रतिशत मान में। तो यानी आपेक्षिक त्रुटि का जो प्रतिशत मान होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। या आपेक्षिक मान को 100 से गुणा कर देने पर जो मान आपेक्षिक मान को 100 से गुणा कर देने पर प्राप्त त्रुटि प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। प्रतिशत त्रुटि का सूत्र हो गया आपेक्षिक त्रुटि गुणा गया 100। यानी जैसे आपेक्षिक त्रुटि यहाँ पर डेल्टा AM/AM था, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा? डेल्टा AM/AM इंटू 100 है। यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। डेल्टा AM क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और AM क्या है? समान वास्तविक मान। ठीक है, ये प्रेक्षित मानों का समांतर माध्य करके निकाला होगा। यहाँ पर गलती से भी AM को AM से न काटें, ये AM नहीं है बल्कि डेल्टा AM है। डेल्टा AM का मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, वो निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य से है। AM का मतलब वास्तविक मान, ये प्रेक्षित मानों के समांतर माध्य से है। तो ये अलग अलग राशियाँ हैं। ठीक है, ओके।